हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 29 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। तो ग्रेटर नोएडा में एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाना है और इसका इनॉग्रेशन अभी हाल ही में किया गया है। दोस्तों, ऑप्शन की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु में अभी हाल ही में इस्बर बैंक ने अपना आईटी यूनिट स्थापित किया है। इस्बर बैंक की बात करें तो यह रसिया की एक कंपनी है। चेन्नई में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट स्थापित की गई है और गुरुग्राम हरियाणा में अभी हाल ही में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। बात करते हैं एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप की, तो इसका उद्घाटन किया है अनुराग ठाकुर ने, जो कि खेल मंत्री हैं। इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं। इस चैंपियनशिप का आयोजन 28 जुलाई से 5 अगस्त तक किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। और आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार भारत में किया जा रहा है। इसमें भारत के 30 वेट लिफ्टर शामिल होंगे। इसके अलावा 15 देशों के 200 एथलीट इस चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं। दोस्तों, बात आई है वेट लिफ्टिंग की, तो अभी हाल ही में भारोत्तोलन राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में भारत ने 61 मेडल हासिल किए थे। यहाँ पर बात आई है स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होता है उसको हम रिवाइज करते रहते हैं समय समय पर, लेकिन आज हम रिवाइज करेंगे आगामी खेल प्रतियोगिताओं को। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की बात करें 2024 की, तो ये आयोजित किए जाएंगे पेरिस, फ्रांस में। इसके अलावा 2028 के ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे लॉस एंजल्स, अमेरिका में। और शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 का आयोजन किया जाएगा मिलान, कॉर्टिना, इटली में। इसके अलावा एशियन गेम्स 2026 का आयोजन किया जाएगा आईची, नागोया, जापान में। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन होगा कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में। और क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन होना है इंडिया में। और फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन अभी हाल ही में ही हो रहा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप टेलीग्राम पर जाएं, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन करेंगे तो इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा पीडीएफ हमारे ऐप पर भी उपलब्ध है। ऐप को डाउनलोड कर लें, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा शंकरी चंद्रन को। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया है। गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 मिला है और जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 मिला है। तो ये पुरस्कार भी आप नोट कर लीजिएगा। तो श्रीलंका मूल की ऑस्ट्रेलियाई लेखिका हैं शंकरी चंद्रन, तो उन्हें माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 दिया गया है और यह पुरस्कार उन्हें उनकी पुस्तक चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स के लिए दिया गया है। बात कर लेते हैं माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार की, तो यह पुरस्कार पहली बार 1957 में दिया गया है और यह पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया में दिया जाता है। और जो माइल्स फ्रैंकलिन हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी लेखिका हैं, तो उन्हीं के सम्मान में यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार ऐसे उपन्यास को दिया जाता है जो ऑस्ट्रेलियाई जीवन को प्रस्तुत करता है। दोस्तों, यहाँ पर बात आई है साहित्यिक पुरस्कार की, तो भारत के जो साहित्यिक पुरस्कार हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की। तो अंग्रेजी का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो दिया गया था अनुराधा राय को और हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था बद्री नारायण को। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो 2021 में यह पुरस्कार
कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को दिया गया था और 2020 में यह पुरस्कार असमिया कवि नीलमणि फुकन को दिया गया था। व्यास सम्मान की बात करें तो 2022 के लिए व्यास सम्मान दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को और उनकी रचना पागलखाना के लिए यह सम्मान दिया गया है। और दोस्तों याद रखिएगा कि 2022 में 32वां व्यास सम्मान दिया गया है। चलिए कुछ और पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 CR राव को दिया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदिनी गुप्ता ने जीता है, जो कि कोटा राजस्थान की हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार डॉक्टर दत्तात्रेय नारायण ने जीता है। और ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल जो कि पोलैंड का पुरस्कार है, ये मिला है वोलोदिमिर जेलेंस्की को, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड मिला है कुमार मंगलम बिरला को। मेलकम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है उत्साह पटनायक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड का नया नाम क्या हो गया है? आंसर हो जाएगा अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड। क्या हो गया है? अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड हो गया है इसका नया नाम। तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने अपना नाम बदलकर अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड कर लिया है। और अगर हम बात करें अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस की, तो यह देश की सबसे बड़ी निजी ट्रांसमिशन कंपनी है, जिसकी उपस्थिति 14 राज्यों में है। यानी कि ये कंपनी 14 राज्यों में फैली हुई है। अभी हाल ही में अडानी पावर लिमिटेड ने झारखंड में अपनी 1600 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बिजली परियोजना से बांग्लादेश को बिजली निर्यात करना शुरू किया है। बात आई है बदले हुए नामों की, तो 2023 में जो बदले गए नाम हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान किया गया है और ये मुगल गार्डन दिल्ली में स्थित है। मुंडेरा बाजार जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, उसका नाम चोरी चोरा किया गया है। इसके अलावा तेलिया अफगान जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में है, उसका नाम तेलिया शुक्ला किया गया है। इस्लाम नगर जो कि भोपाल में है, तो इसका नाम जगदीशपुर किया गया है। मंकी पॉक्स वायरस का नाम एम पॉक्स किया गया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम भारत राष्ट्र समिति किया गया है। और इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा मार्खम शहर की एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया है और यह मार्खम शहर कनाडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स ने। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसरो जो है इंडिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। स्पेस एक्स जो है वो एलन मस्क की कंपनी है और इसके अलावा CNSA चाइना की स्पेस एजेंसी है। तो दोस्तों स्पेस एक्स ने अभी हाल ही में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन हैवी रॉकेट का उपयोग करके विश्व के सबसे बड़े निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 को लॉन्च किया है। दोस्तों जुपिटर 3 मैक्सार टेक्नोलॉजीज के द्वारा डेवलप किया गया है और इस उपग्रह का जो आकार है वो इतना बड़ा है कि यह वर्तमान इंटरनेट क्षमता को 2 गुना कर सकता है, यानी 500 GB पर सेकेंड तक इसको बढ़ाने की क्षमता है। नेल्सन दोस्तों यहां पर बात आई है स्पेस की, तो अभी हाल ही में इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। तो चलिए इसे एक बार रिवाइज करते हैं। तो चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था दोपहर 2:35 पर। किसने लॉन्च किया था? इसरो ने। कहां से लॉन्च किया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। किस रॉकेट से लॉन्च किया था? तो LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया था और यह चंद्रमा पर 24 या 25 अगस्त को उतरेगा। इसका बजट है 615 करोड़ का और चंद्रयान 3 का जो कुल वजन है वो है 3900 किलोग्राम का। इसके मिशन निदेशक हैं मोहन कुमार, रॉकेट निदेशक हैं वीजू सी थॉमस और अंतरिक्ष यान के निदेशक हैं डॉक्टर P वीरा मुथुबेल। अगला क्वेश्चन है SBI रिसर्च के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? आंसर हो जाएगा 2027 तक। तो दोस्तों अभी हाल ही में SBI रिसर्च ने अपनी इको रेप रिपोर्ट 2023 में ये कहा है कि जो भारत है वो मौजूदा दर से अगर वृद्धि करता है तो 2027 तक वह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दोस्तों आर्थिक आकार के मामले में यह जापान और जर्मनी से भी आगे निकल जाएगा।
पिछले अनुमान की बात करें तो एसबीआई रिसर्च ने ये कहा था कि भारत 2029 तक यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर सकता है, यानी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2029 तक बन सकता है। तो ये पिछला अनुमान था। अब जो नया अनुमान आया है उसमें यह कहा है कि 2027 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। अगर हम वर्तमान में दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पर चाइना है, तीसरे पर जापान है, चौथे पर जर्मनी है और 5वें स्थान पर भारत है। यानी भारत जो है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वर्तमान में। एसबीआई की बात आई है तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा और यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने रूबेला बीमारी से उन्मूलन की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में भूटान के द्वारा रूबेला बीमारी से उन्मूलन की घोषणा की गई है, यानी समाप्त होने की घोषणा की गई है। उन्मूलन का अर्थ दोस्तों होता है समाप्त होना। यहाँ पर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो जापान की बात आई है, तो भारत और जापान के बीच अभी हाल ही में सेमीकंडक्टर को लेकर के एक समझौता हुआ है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने अभी हाल ही में क्रिकेट का जो इमर्जिंग एशिया कप है उसका खिताब जीता है। और अफगानिस्तान का नया नाम क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। तो दोस्तों भूटान ने अभी हाल ही में रूबेला को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है और इसकी पुष्टि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा की गई है। तो WHO के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे थे भूटान में वो सफल हो गए हैं और उनको अभी हाल ही में मान्यता भी दी गई है। दोस्तों भूटान में सफल टीकाकरण के द्वारा इस बीमारी को समाप्त किया गया है। रूबेला की बात करें तो यह खसरा के नाम से भी जाना जाता है। इसे जर्मन खसरा भी बोला जाता है और इसे 3 दिवसीय खसरा भी बोला जाता है। बात आई है भूटान की, तो भूटान हमारा पड़ोसी देश है और थिम्पू इसकी कैपिटल है और यहाँ के राजा हैं वो हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। प्रधानमंत्री कौन है? लोटे सेरिंग है। यहाँ पर दोस्तों 2 प्रकार की करेंसी चलती है, एक तो भारतीय रुपया चलता है और जो भूटान की करेंसी है नगुल ट्रम, ये भी वहां पर चलती है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। तो दोस्तों हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। तो हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। 2023 की थीम याद रखिएगा, 1 लाइफ 1 लीवर है। तो 2010 में यह निर्णय लिया गया कि जो हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज करता है बारूक सैमुअल ब्लमबर्ग, तो उनका जन्म दिवस होता है 28 जुलाई को। तो इसी दिवस को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दोस्तों हेपेटाइटिस की बात करें तो यह लीवर से जुड़ी हुई बीमारी है। इसमें हमारे लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है और जो हेपेटाइटिस होता है वो 5 प्रकार का होता है, A, B, C, D और E। ठीक है, तो ये इसके 5 प्रकार होते हैं। यह हमारे लीवर को इफेक्टेड करता है। हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डे भी डिस्कस करते हैं, जैसे 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विकास के 62वें सत्र की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो रुचिरा कंबोज कर रही हैं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी राजदूत हैं रुचिरा कंबोज, तो वो सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता कर रही हैं। 1975 के बाद पहला ऐसा मौका है कि भारत सामाजिक विकास आयोग के किसी सत्र की अध्यक्षता कर रहा है। दोस्तों 62वें सत्र की जो थीम है वो है फोस्टेरिंग सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस थ्रू सोशल पॉलिसीज। तो ये विषय भी आप नोट कर सकते हैं। बात करते हैं सामाजिक विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग की, तो इसका गठन हुआ था 16 फरवरी 1946 को। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इसके प्रमुख हैं निकोलस हैनिगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर आपके गांव में पहल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में डॉक्टर आपके गांव में पहल शुरू की गई है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो लद्दाख के कारगिल में
लद्दाख का पहला महिला पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया है। हरियाणा जो है वो 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य है। और हिमाचल प्रदेश अज्ञात शवों के लिए डीएनए डेटाबेस स्थापित करने वाला पहला राज्य है। दोस्तों, अभी हाल ही में जो डॉक्टर आपके गांव में पहल शुरू की गई है जम्मू कश्मीर में, उसका उद्देश्य ये है कि लोगों को उनके दरवाजे पर ही गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल सेवा उपलब्ध कराई जाए। इसमें मरीजों की जांच की जाएगी और मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जम्मू कश्मीर की बात आई है तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना था। राजधानी इसकी श्रीनगर और जम्मू है। उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडी के निदेशक कौन हैं जिनका कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर तक बढ़ाया है? आंसर हो जाएगा संजय कुमार मिश्रा। तो संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को 15 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दिया है। ऑप्शन की बात करें तो पीएम प्रसाद जो हैं वो कोल इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। शेख तलाल एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष अभी हाल ही में बने हैं। और कृष्ण मिश्रा एफबीएसबी इंडिया के सीईओ बने हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को 15 सितंबर तक ईडी के निदेशक के पद पर रहने की अनुमति दी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 15-16 सितंबर 2023 की मध्य रात्रि के बाद संजय कुमार मिश्रा ईडी के निदेशक नहीं रहेंगे। संजय कुमार मिश्रा की जो नियुक्ति है वो 2018 में की गई थी। दोस्तों, ईडी की बात करें तो इसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बोला जाता है। इसका गठन 1 मई 1956 को हुआ था। और दोस्तों, इसके वर्तमान निदेशक कौन है? संजय कुमार मिश्रा हैं। और यह आर्थिक खुफिया एजेंसी है जो भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक अपराध से लड़ने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो जहां पर वित्तीय अनियमितता होती है वहां पर ईडी काम करता है। तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। टाटा स्टील के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? टीवी नरेंद्रन। किस राज्य को आधिकारिक तौर पर लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है? नागालैंड को। प्रभात कुमार को किस देश में भारत का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है? साउथ अफ्रीका में। सुरेंद्र सिंधा का निधन हो गया है, वह कौन थे? पंजाबी सिंगर। हुन सेन किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है? कंबोडिया के। आदित्य सामंत भारत के किस क्रम के ग्रैंड मास्टर बने हैं? 83 नंबर के। किस देश के विदेश मंत्री हयाशी ओशीमासा भारत की यात्रा पर आए हैं? तो आंसर हो जाएगा जापान। सीआरपीएफ का 85वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 27 जुलाई को। वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पारित हो गया है। इस बिल को किसने पेश किया था? भूपेंद्र यादव ने। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा है। ऑर्थोपेडिक्स अस्थि उपचार का अध्ययन कहलाता है। आर्बोरिकल्चर वृक्ष उत्पादन संबंधी अध्ययन है। इकोलॉजी जीव व पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। इथोलॉजी प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। एंटोमोलॉजी कीट पतंग का अध्ययन कहलाता है। एपीकल्चर मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन कहलाता है। तो ये विज्ञान की प्रमुख शाखाएं भी आप नोट कर लीजिएगा। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था 28 जुलाई। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 28 जुलाई दिया है। इसी प्रकार से दोस्तों, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।